मतलब बेटा तुम लाइन में नहीं हो ना एक्चुअली, दिक्कत है। हाँ, आते हुए सब देखो। चल चल चल, वो बस ऐसे ही लगा है उसके लिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो फटाफट लिखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर्स में एंटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे, लिखो भाई, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन देखेंगे। सबसे पहले आप लिखो मोशन क्या होता है। मोशन, हेडिंग कर लो आप, मोशन, मोशन, MOTION, मोशन। आप जो भी बोलो मैं हर चीज का आंसर दूंगा, लेकिन क्लास तो वही है, आप समझ लो। मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन को कैसे डिफाइन करते हो आप? चेंज ऑफ पोजिशन, बस बस हो गया। हाँ, तो मोशन और रेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये तो क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे। आप हमेशा नहीं कह सकते कोई बॉडी मोशन में है, कभी नहीं कह सकते कि रेस्ट में है। हाँ, कभी ये हो सकता है कि कोई बॉडी मोशन में और रेस्ट में, दोनों में हो एक साथ है। बेटा बात नहीं कीजिए, बारिश है देखो, तब भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, ये अच्छी बात, नहीं नहीं बढ़िया, 11th है। अब 11th में अगर बर्बाद नहीं हुए तो कब हुए? 12th में तो सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड भी रहता है। अभी तो रेस्ट ईयर हम लेकर चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम रेस्ट ईयर में हैं भाई, अपना आराम से मजे करेंगे। इसीलिए तो क्लास भी आधा कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कहते हैं लेक्चर भेज दीजिए, उसके बाद देखते भी नहीं है। यही सब होता है। चलो फिलहाल लिखो, लिखो मोशन का मतलब क्या है। मोशन लिखिए, लिखो, इफ द पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, if the position of a body changes with respect to its surrounding objects, if the position of a body changes with respect to its what, surrounding objects, with respect to its surrounding objects, then body is said to be in motion, then body is said to be in motion, then body is said to be in motion. सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन अगर चेंज होगी तब कहेंगे बॉडी क्या है, मोशन में, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए बस में बैठकर आप ट्रैवल कर रहे हो भाई, आपके जो पैसेंजर्स हैं, है ना, आपके साथ में जो हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप मोशन में होंगे कि रेस्ट में होंगे? रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर बस के बाहर किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सोचें तो हम मोशन में हैं। तो मोशन जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है, किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो देखेंगे, उसके बिहाफ पे कह पाएंगे कि मोशन में है कि रेस्ट में, ठीक है ना। जैसे हम अर्थ पे हैं, अभी खड़े हैं, तो कोई दूसरे प्लेनेट से हमें देख रहा होगा तो हम किस में है भाई, मोशन में है। लेकिन हम अपने ही सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम क्या है भाई, रेस्ट में है। अभी सारी चीजें रेस्ट में है, तो ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिवली हम देखते हैं कि क्या चीज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो बता पाओगे मोशन में है कि क्या है वो, रेस्ट में। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताओ आप। फॉर एग्जांपल लिखो, ए मूविंग कार, प्लेनेटरी मोशन जैसे है आपका, ए मूविंग कार, है ना, प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेट का जो मोशन है वो सब प्लेनेटरी मोशन। कुछ ऐसे कॉमन लिखो, हमें बस ये समझना है कि मोशन और रेस्ट की जब आप बात करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। डन। नेक्स्ट लिखो आप रेस्ट। एक दो एग्जांपल लेंगे समझने के लिए, बस बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इन सब चीजों में। देखिए रेस्ट लिखो, इफ द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, if the position of a body does not change if the position of body does not change with respect to its surrounding object, with respect to its what, surrounding objects, with respect to its surrounding object, then body is said to be at rest, then body is said to be at rest, then body is said to be at rest। तब बॉडी को आप किसमें कह पाएंगे कि वो रेस्ट पे है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बुक ऑन ए टेबल, ए बुक ऑन ए टेबल ऐसे पड़ा है रेस्ट पे, हमेशा रहेगा रेस्ट पे वो, उसकी पोजीशन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी।
और कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। मोटा मोटा ये समझना, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेटिवली हम देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई बॉडी मोशन के साथ साथ रेस्ट में भी रह सकती है, किसी टाइम पे रह सकती है? आंसर क्या दीजिएगा? जैसे आप बस में है, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हो, आप किसी के भी थ्रू जा रहे हो, आप है ना, किससे भी जा रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो बता पाएंगे कि हम मोशन में है कि क्या है, रेस्ट में, है ना। जैसे हमने कहा पैसेंजर हैं आपके साथ, उनके रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर बस के आउटसाइड की चीजों के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो क्या है, मोशन में, है ना। रिलेटिव टर्म से इनको समझ कर रखना, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर में, हम लोग एंटर करते हैं। देखो इनके क्या है, देखिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा उनसे फेमिलियर रहिएगा। जैसे फोर्स का आइडिया है आपको, फोर्स का मतलब क्या है, कब हम समझेंगे किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स पे आपका फोर्स लग रहा है। फोर्स को हम कैसे समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, क्या चीजें आपको दिखनी चाहिए तो आप समझ जाएंगे इस पे फोर्स लग रहा है। मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, तब कैसे कहेंगे फोर्स लग रहा है? न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, आपने पढ़ा है ना थोड़ा सा। कौन सा ऐसा लॉ है जो दोनों लॉ से अदर टू लॉ से क्या एसोसिएटेड है? सेकेंड लॉ फर्स्ट से भी एसोसिएटेड है और थर्ड से भी है। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ याद है? अभी हम पढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए ना क्वेश्चन को समझने के लिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में है, तो मोशन में कौन से मोशन की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी लगातार मूव कर रही है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे आप। सेकंड क्या कहते हैं वो? लॉ ऑफ मोमेंटम है, फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन या रेट ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा। थर्ड लॉ क्या कहता है अपना? और एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के, ठीक है, ध्यान रखना। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू आपने जो पढ़ रखा है उसकी बेसिस पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, उसको ध्यान रखना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू क्या होता है? ए। मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, इसका मतलब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? अगर इसकी किसी बॉडी में, अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कह पाएंगे कि बॉडी किसमें, बॉडी पे क्या लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन नहीं मिल रहा है, इट मींस कोई फोर्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सब बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है वो बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इससे, है ना। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन होना चाहिए, तो हम कह पाएंगे उस पर क्या लग रहा है, फोर्स। इसका मतलब फोर्स की जहां भी बात करेंगे आप किसको समझ जाइएगा साथ में? एक्सीलरेशन की बात आप हमेशा समझ जाना। निकालना होगा तो निकाल लेंगे, बाकी जहां से जरूरत होगी हम यूज करेंगे। बट ये समझना, अगर किसी बॉडी में आपको एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, अभी बात करेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, तो आप समझ जाना उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी उसकी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे आप नॉर्मल बाइक ड्राइव करते हो, आप कहते हैं ना बाइक को एक्सेलरेट करो, तो टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन किसी ब्रेकर या जो भी डेस्टिनेशन अगर आपका आ गया और रुकना चाहते हो तो आप ब्रेक लगाते हो कि नहीं, तब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तब वहां पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। बस हम मोटा मोटा ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी बॉडी सिस्टम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस उस पे फोर्स कुछ न कुछ लग रहा है। बस एक्सीलरेशन का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो मोस्टली क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में होगा या मोशन के डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आप क्या समझते हैं, कौन से डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगा। आर यू श्योर? हाँ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इन शॉर्ट आप ये समझते हो। आप ये समझना कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा आप कहते हैं एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी आपकी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये सी बात है, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का, या कहते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका होगा, एक्सीलरेशन का। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं सो दैट बॉडी का मोशन क्या हो, रुक जाए। समझ रहे हमारी बात? बॉडी को एक्सीलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एडिशनल जो भी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट उसकी स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी उसकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही किसका होगा, एक्सेलरेशन का भी होगा। मोटा मोटा ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, इसको जरूरत पड़ेगी। बाकी कन्वर्जन वगैरह आपको सबको आता है, ये सब मुझे बेसिक चीजें बतानी नहीं है कि क्या होगा, मोशन में क्या आएगा, डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, ये सब ब्रांच है, इनका देख लेना, यही सब पढ़ेंगे, इसमें आगे देखेंगे। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इनके क्या कॉज है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स।
विच स्टडी द मोशन along with क्या है कॉज प्रोड्यूसिंग इट द फोर्स। काइनेमेटिक्स में क्या है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच एनालाइज द इफेक्ट्स पैरामीटर्स एंड क्या दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। इसमें क्या है किस तरह की चीजें होंगी, क्या डायरेक्शन होगा, क्या मोमेंटम होगा, सभी देखेंगे, आगे बात करेंगे क्या करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक ऐसे स्पेस की आप बात करते हो जहां पर मोस्टली चीजें क्या होंगी एक जैसे स्टेट में लाई कर रही होंगी। जैसे हम अपने आप में क्या है एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जहां हर एक चीज क्या है हमारी सराउंडिंग की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं फिक्स रहेंगी हमेशा, तो हम कहेंगे कि अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। एज ए ले में अगर सिंपल वे में समझना चाहते हो तो प्लेनेट टू प्लेनेट समझ लो आप। जैसे हम अर्थ पे हैं किसी दूसरे प्लेनेट को बात करेंगे एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, हमारी प्लेनेट क्या है एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जब हम किसी चीज को किसी दूसरे स्पेस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो जिस स्पेस के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो वो हमारा क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां स्पेस टाइम डायमेंशन सब क्या होगा अलग होगा, हम जिसकी बात कर रहे हो उसका स्पेस टाइम डायमेंशन क्या होगा कुछ अलग होगा। इन जनरल हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे एक बॉडी कोई मोशन में है कोई रेस्ट पे है, तो हम कहेंगे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है रेस्ट पे है। आप जहां जा रहे हो जिस भी डायमेंशन में हो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है भाई मोशन में। मोटा मोटा ये समझना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेसिकली एक स्पेस है, स्पेस में आपका सब कुछ है, टाइम भी होगा, आपका डिस्टेंस भी होगा, पोजीशन भी होगा, सब कुछ होगा एंड ऑल। ये सब लिखने को नहीं आएगा बस समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के है। जिस शब्द बड़े भारी भरकम से हैं लगते हैं सुनने में क्या है क्या नहीं, लिखकर एकदम कॉपी नहीं भरना है, बस मोटा मोटा ये समझना कि एक स्पेस है टाइम है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या थिंग्स की स्पेस की बात करेंगे, दैट्स ऑल और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे प्लेनेट टू प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अर्थ जैसे प्लेनेट की बात कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ हमारी क्या होगी एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा प्लेनेट क्या होगा एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बात, आगे बढ़े, सही है। इस पे लिखने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नोट्स लिखकर हम भरेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कैसे क्या करना होगा देखेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को देख रहे होते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो सारे डिस्टेंसेस हम कहां से ले रहे होते हैं ओरिजिन से ले रहे होते हैं, तो हमारा जो क्या होगा जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या जो हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको लेकर भी परेशानी होना, किसी न किसी रिस्पेक्ट में तो बात करेंगे तभी तो कुछ डिस्टेंस आएगा। भाई दो प्लेसेस के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस बनाना होगा तो कोई ना कोई तो आपको रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा ना कि हम इससे इसकी देख रहे हैं या उसका इससे देख रहे हैं। एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया दूसरा फिक्स ही नहीं है तो क्या कोई चीज स्पेसिफिक आप बता पाओगे, नहीं, लिमिट फिक्स होती है तब आप बता पाते हैं। इसका अगर किसी की पोजीशन डिस्टेंस या जो भी मुझे बताना है तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस स्पेस की रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि भाई ये है ऐसे वगैरह देखेंगे। जैसे लेंथ को ही अगर मुझे कंपेयर करना है, दो रॉड है या दो भी डिस्टेंस है, अगर उनको मुझे कंपेयर करना हो तो हम कैसे बताएंगे ज्यादा है या कम है। सपोज करो जैसे मेरे पास पेन है, मैं पूछूं बताओ इसकी लेंथ ज्यादा है या कम है, ये लॉन्ग है या बहुत शॉर्ट है, मतलब लेंथ क्या है इसकी, आप क्या बताइएगा पूछिए, कैसे बता रहे हो, रिलेटिव टर्म्स है भाई। भाई लेंथ अगर एज इट इज मेजर करके लिखा है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आप बता पाओगे। लेंथ ज्यादा है या कम है ये बताना है तो इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी पेन होनी चाहिए या कोई दूसरी आपकी रॉड होनी चाहिए आपके पास, तब बता पाएंगे कि हाँ इसकी लेंथ ज्यादा है या क्या है कम है, कुछ ऐसा समझना। इन सब चीजों को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें बताना होता है तो उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, उसकी बात करेंगे। इस शब्द थोड़ी सा भारी भरकम से, इसमें उलझना नहीं, अपने को आगे पढ़ना है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे लिखेंगे यहां से अपने समझना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं फिर आप बात करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको समझते हैं, ये समझना अपने लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं बताया था, बस आपको पोजीशन मोमेंटम वेलोसिटीज वगैरह निकालना बताया था। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, यहाँ आप फंसते हैं तो यही से हम लोग पढ़ेंगे अपनी जर्नी चैप्टर का, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टडी करो आप डिस्टेंस, फिर आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर इस पर जितनी भी टाइप की चीजें बन सकती है उसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग करो आप डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, फर्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग डिस्टेंस, लिखो भाई। सो व्हाट इज डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे पहले। जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग्स या जो भी है पहले मूव किया, कुछ न कुछ अपने पाथ को भाई कवर किया, किसी प्लेस पे पहुंचा, उसके पाथ की आप लेंथ की बात करते हो। तो बेसिकली डिस्टेंस का मतलब क्या है, लिखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, अब पाथ कैसा है ये इस पे मैटर नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ path covered by a moving object ठीक है, is defined as what, distance। is defined as what, distance। फुल स्टॉप नीचे लिखो। इट इज पाथ डिपेंडेंट, मतलब कौन से पाथ से जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा,
भाई जिगजैग पाथ होगा तो लेंथ बहुत ज्यादा आएगी, स्ट्रेट पाथ होगा तो लेंथ क्या होगी अपनी, बहुत कम आएगी, है ना, ध्यान रखना। इट इज व्हाट, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है, अभी बेसिक बेसिक बात करते हैं, फिर दोनों के कंपैरिजन में बात करेंगे, तब कुछ रिजल्ट आएगा। ए से चल के आप बी को आते हो, आप स्ट्रेट भी जा सकते हो ना। कई बार बच्चे डेफिनेशन कुछ दूसरा ही बताते हैं, अलग दुनिया वाली। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अभी डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस बात ये ठीक है। डिस्टेंस के केस में बता देते, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्टेंस। ये कहीं हो पाएगा भाई, लॉन्गेस्ट आप कैसे फिक्स कर सकते हो। जिससे सपोज करो आप घर से कोचिंग को आए, तो आपके घर से कोचिंग की जो भी डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, एक स्पेसिफिक अपनी नाक के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जैसे ए से बी तक मुझे पहुंचना है, तो एक स्ट्रेट पाथ जो होगा बिना किसी मतलब किसी टर्निंग पॉइंट के, आप स्ट्रेट पाथ पे ऐसे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, एकदम स्ट्रेट, कोई इसमें मतलब टर्निंग पॉइंट या इस तरह का कोई जिगजैग पाथ नहीं है। उसकी जो टोटल लेंथ आएगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करो आप घर से कोचिंग को या किसी दूसरे प्लेस को जा रहे हैं, यहां से आप ऐसे चल के यहाँ आए, तो ये लॉन्गेस्ट कैसे हो सकती है भाई, कोई दूसरे तरीके से भी जा सकता है। मान लीजिए कोई घर से निकला, यहाँ आ ही नहीं रहा, गया सिविल लाइन, घुमा टहला, अपना खाया पिया, आया आराम से, कोई दिक्कत है। अब इससे भी लंबा हो सकता है कोई पाथ, इससे भी लंबा कोई पाथ हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही लॉन्गेस्ट है। कोई हो सकता है यहाँ से निकल के सब जगह घूम लिया, संगम भी गया, नैनी भी गया, नए ब्रिज पे भी गया, सब जगह घूम के चला, अभी तक नहीं पहुंचा है, जाते हुए लास्ट में चला आया सर हेलो सर कल आते हैं, ठीक है। मेरे कहने वाला लॉन्गेस्ट कोई फिक्स कर सकते हो क्या इसका, नहीं। शॉर्टेस्ट तो फिक्स होगा भाई, दो प्लेस के बीच के, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये पाथ होगा, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन लॉन्गेस्ट की कोई कंडीशन है क्या, नहीं है, तो नहीं बता पाओगे आप। तो कहने का मतलब इसमें इसीलिए डेफिनेशन में हम लोग कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा, इसमें बस ये लिखे टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जो भी पाथ उसने कवर किए हैं उसकी जो टोटल लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है, आप किस तरह की पाथ ले रहे हो, उसका जिस तरह से भाई लेंथ निकलेगा उसी हिसाब से आपकी डिस्टेंस होगी। भाई उसी को मेजर करके लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वही होगी, तो ये पाथ डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अभी हम लिखेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आप किस पाथ से आए, कैसे गए, नो मैटर, बस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट पाथ की लेंथ होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप किस पाथ से आए, किस रूट से आए, किसके थ्रू आए, आप इससे कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट और जो आपकी डेस्टिनेशन है, फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे फंसेंगे, तो हम करेंगे इसको, समझेंगे। डिस्टेंस आपने लिख लिया, यूनिट इसकी क्या होगी, एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम है। लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर। यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर। फटाफट नोट करते रहना, जो आपको समझ में आया आप नोट करना। यूनिट क्या होगी इसकी भाई, मीटर, किसमें, एसआई या एमके सिस्टम में। अच्छा, एसआई और एमकेएस में क्या डिफरेंस होता है, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। एमकेएस सिस्टम में मास में हम केजी और मीटर और सेकंड में लेते हैं, और एसआई में हमने कुछ स्पेशल क्वांटिटीज को नाम दे देते हैं, बाकी है एकदम रिएक्ट से भी ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस नहीं, यही तो समझना है। देखो बच्चा, जब आप एसआई सिस्टम की बात करते हो और जब बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में, तो जैसे आपने कहा ना मीटर, किलोग्राम और क्या है, सेकंड है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको अलग लिखेंगे तो उनको भी एसआई यूनिट भी बोलेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपने 7 पढ़े हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब के जो यूनिट है इनको भी बोलते हैं एसआई यूनिट। और साइंटिस्ट के जो नेम है, जो फिजिकल क्वांटिटी के आपने लिखे उनको भी बोलते हैं अपन क्या, एसआई यूनिट। लेकिन जब इनको रिपीट कर देंगे, जैसे एरिया की यूनिट आपने लिख दी मीटर स्क्वायर, या मान लीजिए आपने स्पीड की यूनिट लिख दी मीटर पर सेकंड, जब ये रिपीट होंगे या दो दो के साथ मिक्स करके लिखे जाएंगे तब इनको एमकेएस ही हमेशा बोलिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में एब्सोल्यूट लिखे हैं, अकेले लिखे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ये भी एसआई यूनिट है। लेकिन जब ये किसी के साथ लिखे जाएंगे तो क्या बोलेंगे इनको, एमकेएस सिस्टम। और किसी फिजिकल क्वांटिटी में किसी साइंटिस्ट का नेम अगर लिखा है यूनिट में, तब भी उसको बोलेंगे एसआई यूनिट है। लेकिन उस साइंटिस्ट के नेम के साथ भी अगर कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट आ गई तब भी इसको क्या बोलेंगे, एमकेएस। एकदम क्लियर रहो, मतलब लिखा नहीं रहेगा सच, बट अगर कोई डीप में डिस्कशन करता है तो आपके पास एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। समझ आ रही, मैं फिर से क्लियर हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी जितने हमने पढ़े हैं उन सब की जो यूनिट है जिसमें सिंगल आ रहे हैं आपके, वो सब भी क्या है, एसआई यूनिट है। साइंटिस्ट का सिंगल नेम जब आता है तो वो भी क्या होगा आपका, एसआई यूनिट है। जैसे फोर्स का न्यूटन है, वर्क का जूल है ना, आपने ये सब पढ़े हैं।
लेकिन जब दो या दो से ज्यादा आपके फंडामेंटल क्वांटिटी या आपने जो साइंटिस्ट के नेम पढ़े हैं वो मिक्स होंगे, एक साथ आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमेशा एमकेएस सिस्टम होगा। क्लियर है अपनी बात? ये लिखना नहीं है, लेकिन कई बार आपके साथ के लोग आपके पढ़ रहे होते हैं या कोई टीचर पूछ लेता है तो हम फंस जाते हैं, उसकी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, जो जरूरी होगा वही हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बारिश हो रही है क्या अभी? चलिए ठीक, रोक दिए थे। तो ये एसआई और ये समझ गए एमकेएस में क्या है डिफरेंस, कैसे क्या है। उसके बाद डिस्टेंस की यूनिट क्या लिखा आपने, एसआई में क्या है, सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर। बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। बाकी कुछ लेंथ की यूनिट वगैरह पता है ना आप लोगों को, स्पेशल यूनिट वगैरह आइडिया है ही आपको। देखिए डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, ये भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं ना, डायमेंशन वगैरह जब पढ़े आपने, वेक्टर वगैरह। लिखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, the shortest distance between, the shortest distance between, the shortest distance between two points या two places, जो भी लिखना चाहो आप। the shortest distance between two points is defined as displacement. the shortest distance between two points is defined as displacement. और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है ना, स्पेसिफिक। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज व्हाट, मीटर। और सीजीएस में क्या होगा इसका, सेंटीमीटर, सेम होगा। क्या हर एक डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस होगा, अरे डेफिनेशन में ही लिखवाया हमने, हर एक डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस होगा, होगा। लेकिन हर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये पाथ 1 है, ये क्या भाई आपका, इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्टेंस, 1 क्या है, इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं और क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी। और जो 2 है वे क्या है, सिर्फ हमेशा डिस्टेंस है। बात नहीं करेंगे, थोड़ा ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है भाई, अभी सिर्फ हम आपको कार्टेशियन फॉर्म का ही बताएंगे, सिर्फ लेंथ निकालने का, फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे समझेंगे इसकी भी बात करेंगे। पहले तो बेसिक समझ रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अब मान लेते हैं कोई सर्कल है किसी भी शेप का ले सकते हैं, पहले सर्कल समझते हैं। हाँ बच्चा, अब मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 नहीं लो, 7 लो, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, मोशन इसका ये है, इस पाथ के थ्रू चल रहा है। फटाफट कर लो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस, बस इसमें बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कि क्या है, कैसे समझना। ए से बी तक मूव किया भाई, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, जल्दी से बताएं। और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। और डिस्प्लेसमेंट आएगा 7√2, डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा 11। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग इसको भाई, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है टोटल कितना होता है, 2πr, इसका 1/4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2πr/4 होगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आप समझ रहे हो, फॉर्मूला रिकॉल करो तभी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, πr/2, फिर फाइनली क्या आएगा, πr/2। r की वैल्यू क्या है 7, पाई की वैल्यू क्या होगी भैया 22/7 अपॉन में 2 है। सॉल्व करो इसको, क्या होगा 7 से 7 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 मीटर। कोई दिक्कत। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो दोनों पॉइंट के बीच का क्या लेते हैं आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये वाला पाथ होगा आपका, ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली पाथ होगी आपकी। तब इस कर्व पाथ से नहीं जाएंगे ना, हम स्ट्रेट जाएंगे,
अगर स्ट्रेट पाथ आप लेते हैं तो आप देखो ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 ही होगा। हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 7√2 आ जाएगा। ये लिख दूं मैं डायरेक्ट, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते। 7√2 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। कोई दिक्कत हटाओ इसे, जल्दी जल्दी करो फटाफट। नोट करिए नोट करिए और आगे लिखते हैं पढ़ते हैं। हटाओ ए से मूव करके आया बी पे। अभी रेडियस है आपकी मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। अब बताओ ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस क्या होगा ये सेमी सर्कल। अच्छा कितना आएगा ये पाई आर। पाई का मतलब क्या है 22/7। आर कितना है भाई 21। सॉल्व करेंगे कितना आया 366 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायमीटर ही आ जाएगा 2r। तो 2 इंटू क्या हो गया 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा ये 42 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इजिली कर लेंगे इसको। एकदम बेसिक से देख रहे हैं देख लो, कहीं फंसना नहीं चाहिए चीज। न्यूमेरिकल्स अच्छे करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसे हटाओ बन गया इजी। चलो कहीं से तो बना रहा है। दिक्कत ये है कि हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो अभी सब निकल जाता। ए से मूव करके कहां पे आए भाई बी पे। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। ए और बी के बीच की ही बात कर रहे हैं हम। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ डिस्टेंस क्या आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा क्या आ जाएगा 14√2 और डिस्टेंस क्या होगा है ना। अरे हाँ कैसे दो डिस्टेंस, अरे बाप रे 2 डिस्टेंस निकलेगा बेटा कुछ देख। पाथ फिक्स है ना क्या आएगा है बोलो 3/4 ऑफ क्या होगा 2πr। अब तो निकल जाएगा। अरे 3/4 इसके ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। 1/4 का मतलब क्या होगा 2πr/4। 3 है तो क्या होगा 3 × 1/4 करो आप 2πr। इसे सॉल्व कर लो जो है वही आंसर है। क्या सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा। सॉल्व करके मुझे दिखाना भी पड़ेगा। चलो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर कितना है भाई 14। सॉल्व करो जरा 7 2 30 2 2 4 कितना जाएगा। इसका 88/3 आ रहा था। बहुत मारे जाओगे बेटा जान लेना हवा में चल रहा है तू। हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी करो थोड़ा, ये सब बेसिक्स हैं। आपको आइडिया है सर्कल तो पढ़ाइए आप। जहां आइडिया नहीं होगा बताइएगा मैं रुक जाऊंगा। ए बी और सी मान लेते हैं ये 12 है ये 5 है। ए से सी तक मूव किए तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है जल्दी से बताओ भाई। डिस्टेंस क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है।
क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसमें, और क्या है बताओ, डिस्टेंस क्या है भाई, 12 + 5 कितना हो जाएगा ये 17, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना। ए से सी पे पहुंचेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन आएगा ना, ए से बी, बी से सी, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये सॉल्व करने के बाद बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बताना है मेरी जान, मैं सब लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे हो रहा है, पूछ रहे हो क्या करना है, तो फोकस रहो। हाँ हाँ, एरिया से क्या होगा यार बेटा, यहाँ यार गजब कर दिए, इसे हटाएं। अरे तो फिर हो गया, ऐसे ही करते रहोगे बच्चे तो फिर ए बी सी और डी, पॉइंट डी पे पहुंच गया हमारा, ये फाइनल पॉइंट है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई बताओ, बहुत बढ़िया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना होगा भाई, पाथ की बात करेंगे हम, टोटल 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 50। इजी है एकदम, बहुत आसानी से बता ले जाए, कोई दिक्कत। बताओ, इजी है। एक लास्ट, रिवोल्यूशन की बात करें या नंबर ऑफ साइकिल की बात करें, कंप्लीट कर रहा है कोई भी बॉडी मोशन में है, नंबर ऑफ साइकिल मान लीजिए आपका 3.5 है, तो आप बताओ डिस्टेंस क्या होगी, और आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। थ्री एंड हाफ साइकिल अगर कंप्लीट हो रहा है इसी सर्कुलर पाथ में, कोई बॉडी जो मोशन में है, तो बताइए इस जर्नी में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है। अरे बच्चा, ए से 3.5 की बात करेंगे तो हम कहाँ होंगे, लौट कर आएंगे तो यहाँ होंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट 3 साइकिल में तो देखो ए से गए तो ए पे ही पहुंचे, 3 साइकिल अपनी कंप्लीट हुई, जब 3.5 के लिए आएंगे तो ए से कहाँ पहुंचेंगे, हम बी पे पहुंचेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डायमीटर, डायमीटर इसका क्या होगा 28, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक साइकिल में कितना होगा, उसका जो सरकमफ्रेंस है 3 में 3 हो जाएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 का मतलब क्या है 7/2, 3.5 का मतलब क्या है भाई, अरे 7/2 है, और एक का कितना होता है 2πr, कर देंगे आ जाएगा आंसर 1। आप लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं यार, मैं क्या ही बताऊं, वाह बेटा, कैलकुलेट करो इसे, 7/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, आर कितना है 14, आएगा यही, 7 से 7 कैंसिल, फिर मल्टीप्लिकेशन भी सिखाना पड़ेगा, 14 टू जा, सिंपल है ना एकदम, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करना आना चाहिए बस, ये करना आ गया तो सब सही है, अरे कर ले जाएंगे, बहुत इजी है, ये तो बेसिक की बातें हैं एकदम, वेरी सिंपल, वेरी इजी। लिखो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट
हेडिंग करो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। जब आप बात करते हो उसी समय कंसंट्रेशन अपना स्मार्टनेस में ना रहो बेटा। लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हर जगह। फोकस रहो एकदम, कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप किया जा रहा है उसका कुछ पर्पस है। यही हवा हवाई हो जाएगा फिर बाद में फिर लटकते रह जाओगे इसमें, फिर होगा छोड़ो बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम यही होती है ना, जब पढ़े रहते हो तो संभाल नहीं पाते। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो यही स्किप कर दें, स्किप कर देंगे तो बहुतों का लॉस हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चंस बनेंगे। अगर हम 3D की बात करें, अगर आप 2D में होते तो क्या क्या लिखते भाई, ए कॉमा बी लिखते। तो इसका पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं क्या है, आर है। पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, आर। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसको आप सीधे लिख सकते हो क्या, ए कॉमा बी, या तो लिखेंगे क्या ए आई कैप प्लस क्या होगा बी से कैप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 3D में होंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एब्सिसा को, मतलब एक्स की वैल्यू। सेकंड कंपोनेंट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू है। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। ये तो बेसिक सबको पता ही है। अगर ये 3 पॉइंट्स हो तो हटाओ इसको, जल्दी करिए जल्दी, एकदम बेसिक से हर चीज ले रहे हैं इसीलिए टाइम एकदम। बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा अच्छे क्वेश्चन आपसे उतने इजीली बनेंगे। नोट किए, हो गया, इसे हटाऊं। अगर आप 3D में हैं तो कहीं भी आप एक्स वाई जेड को मान सकते हैं, जरूरी नहीं जेड को है हमारे, कुछ लोग जेड वहां भी मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, ए बी और यहाँ अगर सी लिखा है तो पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर आर है तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, या तो सिर्फ ए बी सी लिख दें हम, आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखना चाहते हैं तो ए आई कैप प्लस सी के, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या होगा सी के कैप। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो सब लोग लिख ले जाओगे। लिख लो लिख लो लिख लो। अगर आप 3D में हैं तो ये ऐसे चलेगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है एक्स की है, दूसरी क्या है वाई की है, थर्ड किसकी है भाई, तीसरी जेड की है ना। एकदम बेसिक से समझना, जितना कुछ आप बेसिक समझेंगे अच्छे से उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपसे इजीली। वेक्टर पूरी फिजिक्स में रहेगा, इसलिए हमने कहा था वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। यही नहीं, जिनको वेक्टर ढंग से नहीं आएगा, क्लास 12th की फिजिक्स का पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी नहीं आएगी आपको, ये जान लेना, इतना कुछ रोल है इसका। ये बेटा बार बार नहीं लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि आप क्लास में पढ़ते हो सीरियस नहीं रहते, तो चार्ट वन शॉट देख के आप लोग उड़ते रहते हो, फिर उससे काम थोड़ी हो पाएगा। इसलिए मैं डिटेल में लेता हूँ, बेसिक्स लेता हूँ कि आप लोग एकदम कनेक्टेड रहो। आप स्मार्टनेस में रहोगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा ना। फोकस रहो, आपको कोई भी चीज, हम आपको हमेशा कह रहे हैं कि जो भी लेक्चर मैं लूंगा आपको इतना बता दूंगा कि आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा हर एक लेक्चर में। आप जैसे कल मैंने पहले चैप्टर का वन शॉट आपका लिया, उसमें आपको जरूर 2-4 चीजें न्यू मिल गई होंगी जो कोई नहीं बताया होगा, लेकिन हम उस भूख में नहीं है, उस रेस में नहीं है ना कि कितना जान लिए, सिलेबस का है कितना अच्छे से आता है, हमें ये मेन चीज देखना है। एकदम फोकस रहना है, कन्फाइंड रहना है, हमें अपनी इफिशियंसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि मार एकदम डेटा अपने अंदर फीड कर लिए, हम बता दिए हम खूब जानते हैं, इससे थोड़ी बात बनेगी। एकदम साइंटिफिक मैनर में अपने आप को आगे बढ़ाओ, जितने काम का है उतना जानते हैं, जितने वे में पॉसिबल है उतने वे में जानते हैं, हमें मेन इस पे काम करना है।
अब ये नहीं कि जानने के रेस में लगे हो फिर। अब भाई आजकल तो ऑनलाइन हर चीज मिल जाता है, कई बार माइंड में रहता है चलो अभी नहीं है बाद में देख लेंगे, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में यूज करो ना कि पोस्टपोन करेंगे बाद में देख लेंगे। अब ये नहीं कि चलो बाद में देख ही लेंगे, अभी क्या ही समझना है, इसमें क्या होगा इधर भी टाइम वेस्ट जाएगा, उधर नहीं आया फिर बाद में उसके लिए फिर से कहोगे भैया कि अब बता दीजिए करा दीजिए। इससे अच्छा स्टार्टिंग से जो कराया जा रहा है उसको अच्छे से देख लो, यही तो फर्क है ना दोनों में। लिख लिया इसको, डन। अब मान लीजिए दो पॉइंट्स के ऐसे रिलेटिव पोजीशन की हम बात करते हैं। अब हमने रेफरेंस पॉइंट अपना चेंज कर दिया, मान लेते हैं एक्स है वाई है, सब लिखना आना चाहिए, इसके लिखने के प्रोटोकॉल्स में नहीं फंसना है। न्यूमेरिकल से आएंगे जो क्वेश्चंस आएंगे मुझे लिखने आने चाहिए, करने आने चाहिए। ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं A1 है, ये क्या है ये B1 है मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये A2 है, ये क्या है B2 है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं क्या भाई R1 है, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं क्या भाई R2 है। मुझे निकालना है वेक्टर ए बी, निकालना है अपने को क्या भाई वेक्टर ए बी, अपने को निकालना है क्या वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा भाई, मतलब बी की पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो आप कैसे लिखते थे ओ बी माइनस ओ ए लिखते थे। वेक्टर ओ बी माइनस क्या लिखेंगे वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ बी क्या है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए बी क्या है R2 है, और वेक्टर ओ ए क्या है R1 है, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। और इसको इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई A2 है, B2 है, और वहां क्या है उसका A1 है, और क्या है ये B1 है, यही सब दिख रहा है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको क्या लिखोगे आप A2 I कैप B2 J कैप माइनस A1 I कैप B1 J कैप। फिर यहां क्या होगा देखो R2 माइनस R1 को आप क्या लिख सकते हो, ये होगा R12, R12। ये R12 क्या बताएगा, 1 से हम कहां पर गए हैं 2 पे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे R2 माइनस R1। कई बार क्वेश्चन में डेटा ऐसे दिए रहेंगे आप वहां से गेस करोगे किसमें से किसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये फाइनल वाला पॉइंट दिया रहता है, ये क्या रहता है हमेशा इनिशियल, मतलब सेकंड का पोजीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये हो गया A2 I कैप प्लस B2 J कैप माइनस A1 I कैप प्लस B1 J कैप। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, बस I वाले कंपोनेंट को I से कर लेंगे, J को किससे कर लेंगे भाई J से कर लेंगे। तो A2 माइनस A1 I कैप प्लस क्या हो जाएगा B2 माइनस B1 J कैप। सही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन के साथ, अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालना होगा तो इसी का क्या ले लें हम मॉड। मॉड लेते हैं तो कैसे लिखेंगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप होता तो के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सब जानते हैं, फिर भी कहीं कहीं बात कर ले रहे हैं कि चीजें आपको सब पता होनी चाहिए, कहाँ क्या डिस्टेंस निकल रहा है, कहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सब आइडिया होना चाहिए। ये 2D में है, 3D की बात करेंगे तो हटाएं, डन। थ्री डी में है तो कैसे लिखेंगे भाई मान लीजिए P से Q तक हम मूव कर रहे हैं भाई, R है या Q है जो भी है, P के कोऑर्डिनेट है A1 B1 C1, Q के कोऑर्डिनेट क्या है A2 B2 और क्या है भाई C2। जल्दी से लिखो, आप समझ गए, आप लोग खुद से लिख सकते हो भाई, बस लिखवाना है क्योंकि कोई भी फॉर्मेट अपने को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं।
वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू माइनस क्या होगा, ओपी। और पोजीशन वेक्टर्स इनके मान लेते हैं, लिखे हैं क्या है भाई, R1, इसके क्या है भाई, R2। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और लिख लीजिए इसको क्या है, A2 B2 C2 माइनस क्या होगा, A1 B1, और क्या है ये, C1। माइनस करके लिख लो भाई, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। ये R12 लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 आई कैप, B2 माइनस B1 K कैप, और C2 माइनस C1 K कैप। बहुत इजी है, इसको लिख लेंगे। डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसी का क्या ले लेंगे, ठीक। 1 और 2D में ही है, मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर मिलेगा मोशन इन, अभी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये 1 डायमेंशन की बात है। लिखना कैसे होगा ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हटा लें इसे, डन। एक फाइनल पोलर फॉर्म में अगर लिखा होगा तो एक्स है, ये क्या है भाई, वाई। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया है कहीं आर है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, कितना ये एक्स एक्सिस को लॉन्ग मूव किया, कितना वाई एक्सिस को लॉन्ग, और यहाँ एंगल दिया है थीटा, यहाँ एंगल क्या दिया है भाई, थीटा है। तो आप कैसे लिखिएगा, आइडिया है ना आपको। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में, क्या क्या लिखिएगा इसको, ये वाला क्या होगा भाई, और कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई बताओ, आर कॉस थीटा कॉमा क्या आएगा, आर साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, देखो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे वेक्टर आर, और इक्वल टू में क्या लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या होगा, आर साइन थीटा जे का। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ वेक्टर लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आर लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड इसका, मैंने बताया था, इसको याद रखना। राइटर्स ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता है, नहीं पता है तो मैं एक ब्रीफ देता हूँ, देखो स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा, जिनको आइडिया है ठीक है, जिन्हें नहीं है वो देख ले भाई। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, सपोज करो आप फोर्स की बात कर रहे हो, हम फोर्स की बात करते हैं, किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर में अपने को पढ़ना था, है ना भाई, ध्यान से देख लो। मान लेते हैं फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो रहा है, सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स इस एंगल पे लग रहा है, ये एंगल क्या है भाई, मान लेते हैं थीटा है, ये फोर्स एफ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को लॉन्ग कितना लग रहा है और वाई एक्सिस को लॉन्ग कितना लग रहा है। तो यहां से हम फोर्स को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, इसके दो कंपोनेंट में इसको लिखेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसको आप क्या लिखते हैं, एफ एक्स, क्या लिखेंगे भाई, मतलब एक्स एक्सिस को लॉन्ग इसका जो कंपोनेंट लिख रहे हैं आप, क्या होगा ये, एफ कॉस थीटा। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ वाई, इसी को क्या लिखते हैं आप, एफ साइन थीटा। इस एफ को मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या होगा, एफ साइन थीटा जे कैप। ध्यान रखना, ठीक। ऐसे रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने के ये तरीके हैं। वेक्टर में पढ़ा होगा तुमने, इसको पढ़ा है नहीं, तो वेक्टर्स में इस तरह से इसको रिजॉल्व करके लिखेंगे। तो इसी को हमने कहा, अगर पोजीशन है तो पोजीशन को भी इस तरह से, कोई भी चीज दिया रहा है, कोई भी क्वांटिटी दी है, इस तरह से रिजॉल्व करके उसको लिख लेंगे। उसके एक्स और वाई कंपोनेंट जो भी होंगे लिखे जा सकते हैं, है ना, इसके एक्स और वाई जो भी कंपोनेंट होंगे सब आसानी से क्या होंगे, लिखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ टर्म्स है, उनसे भी फेमिलियर रहेंगे, लिख लो, जल्दी से नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, लिखो लिखो।
हटाओ इसे, फोकस होकर पढ़ो, कुछ भी मिस नहीं कीजिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन बच जाए, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर आपसे फंसने लगे, आप उसमें स्टक हो गए, तो आपको वो डिस्टर्ब कर देगा, फिर लगेगा यार लगता है इस चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा या कुछ हमने मिस किया है। 100% चीज़ें आपसे तभी बनेंगी या 99% तभी बनेंगी जब आप सब कुछ एकदम डिटेल्ड वे में जानेंगे, पढ़ेंगे तभी, है ना। और आप एकेडमिक एग्जाम देंगे, आपको आंसर नहीं लाना है जैसे तैसे, प्रॉपर वे में करके आंसर लाना है, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको हटाऊं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का आइडिया है, ठीक है, पढ़े हैं आप लोगों ने। बस एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखो भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, कहीं लिखा रहेगा सीधे ऐसे आर डॉट, आर डॉट का मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम। एक्सेलरेशन लिखना होगा तो ये सब टर्म्स जानते रहना, अच्छे क्वेश्चंस में ये हमेशा डिफाइन नहीं किए रहेंगे, ऐसे लिखे रहेंगे आर डबल डॉट, इसका मतलब क्या है, टी टू आर बाई क्या होगा, डी टी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आज हम लोगों ने पढ़े, थोड़ा देखिए, इसको आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर कोई मान लीजिए वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिए हैं तो वहां से वेलोसिटी ये सब सारी चीजें आप निकाल पाए, ठीक है। हाँ मतलब 2 बार करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है। अच्छा, अरे बेटा अच्छे लगने के लिए यहाँ गेम नहीं है बेटा। वेक्टर v का मतलब आर डॉट है, इसी का मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी, इसी का मतलब है डी एस बाई डी टी। हाँ वही एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आर डबल डॉट डी टू आर बाई क्या है, डी टी स्क्वायर, या डी टू एस बाई क्या होगा, डी टी स्क्वायर। अलग से भी मैंने लिख दिया, देख लेना। अगर डिस्प्लेसमेंट एस करके लिखा है तो एस के साथ लिख लेंगे, आर में लिखा होगा तो आर में लिख लेंगे, पोजीशन दिया होगा तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। बहुत बेसिक हैं, फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा याद होने चाहिए आपको, मतलब फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, ध्यान रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो भाई। हटा लूं मैं इसे, लिख लिया। अब यही सब पोजीशंस वगैरह ये सब बताए हैं, थोड़ा सा समझने के लिए है, आप आइडिया है आपको, लिख ले जाएंगे, जिसका जो भी एंगल दिया रहेगा कहीं भी लिखा होगा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए फटाफट देखिए, इसका आंसर बताओ क्या है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड, ये फिगर बना हुआ है इसमें, थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी एफ शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई एफ। इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस समझने के लिए कि डायरेक्शन को आप कैसे लेते हो। डिस्टेंस की बात करेंगे तो सबको क्या करेंगे, सम कर लेंगे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऐसे इन जनरल बात कर लेते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से आप क्या करेंगे, एफ को ज्वाइन करेंगे। तो भाई ठीक है, चलो यहां से यहां तक का आपको पता है, ये पता है क्या, ये देखेंगे, इसको हम ज्वाइन करना चाहेंगे यहां से, अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाए। भाई ये हाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, क्या है, ये 3 है, ये 1 है, कितना होगा 4, अरे टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 होगा भाई, यहाँ से 3 है, ऊपर 1 है, टोटल कितना हो गया 4। अगर ये आपको बेस पता चल जाए तो आप बता देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेस कैसे पता लगाएंगे बताओ, क्या होगा बताओ, हाँ 6 होगा, कैसे 6 होगा बताओ भाई, 2 गया, इसका मतलब यहाँ से 4, यहाँ से यहाँ तक 4 था तो 2 ही बचा, यहाँ 8 था तो कितना आ गया 6, ये 6 है 4 है, तो बता दोगे एफ कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बता देंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, सम करेंगे 52, रूट में क्या आ जाएगा 52, स्क्वायर रूट जो भी होगा लिख लेंगे, कोई दिक्कत, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप कर लेंगे आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। बाकी जो होगा इसमें आगे कल बात करेंगे, और जो चीजें होंगी स्पीड वगैरह का क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, सबको एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है खूब पढ़ो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे उनको भी पढ़ने दीजिए, है ना। आपके चक्कर में अगर मैं कुछ स्किप कर दूंगा तो जो लोग नहीं पढ़े हैं बेचारे, उनका लॉस हो जाएगा। और आप पढ़िए, जब साथ में बने रहेंगे तो आपको मजा आएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, बस फर्क इतना हो सकता है, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करें, माहौल को बना रखें ताकि हर किसी को बेनिफिट मिले, है ना। मेरा एज ए टीचर ये फर्ज बनता है कि हर बच्चे को मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं,
स्किप करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, या एक ही गूगली अभी फेंक देंगे तो तुरंत समझ में आ गया अच्छा पढ़ना है, लगता है ये नहीं आता है। वो सब काम अपने को नहीं करना है, क्योंकि आपका मोरल मुझे नहीं गिराना है, आपको थोड़ा सा मोरली सपोर्ट भी करना है, आपको इंकरेज भी करना है, मोटिवेट भी करना है, अपना काम ये भी है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको रोकने के लिए कोई नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़े। खूब पढ़ो, अच्छे से रहो, लेकिन कॉपरेट करो, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा माहौल बना के रखेंगे तो मजा आएगा, है ना। एक हेल्दी डिस्कशन होगा, हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, डन। फिजिक्स के सफर में आज यहीं तक रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे जो भी होगा पढ़ेंगे। ठीक है फिर, ठीक, थैंक यू।